जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपडेट की हम शुरुआत करेंगे एस्टोनिया को लेकर आई एक अपडेट से। एस्टोनिया, जो कि एक बाल्टिक नेशन है, वो इस समय अपनी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करना चाहता है। और इसमें प्रमुख बात यह है कि एस्टोनिया इस समय भारत का रुख कर चुका है। एस्टोनिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि उनका जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत 2027 तक वो अपने मौजूदा एयर डिफेंस रेडार्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। और इस समय भारत पर उनकी नज़र है, क्योंकि एस्टोनिया का ये मानना है कि भारत ने जो एयर डिफेंस रेडार पर काम किया है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। और जो भारत के अलग अलग जो रेंज के रेडार सिस्टम है, ये एस्टोनिया की नीड्स को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। और इसीलिए एस्टोनिया भारत के साथ बातचीत कर रहा है। और संभावित है, अगर सब कुछ सही रहा, तो आने वाले भविष्य में भारत और एस्टोनिया के बीच में जो एयर डिफेंस रेडार्स हैं, इनको लेकर एक डील हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कभी कभी रक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसी अपडेट सामने आ जाती हैं जो सबको चौंका देती हैं, और उस पर चर्चाएं होना लाजमी होता है। और ऐसा ही हाल ही में बीएसएफ के साथ हुआ है। हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जहां पर एक ट्रैक्टर को आर्मर्ड किया गया था, यानी ट्रैक्टर को आर्मर्ड प्रोटेक्शन प्रदान करी गई थी। आसान शब्दों में बात करें तो एक बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, जो कि एक एनकाउंटर साइट का था। और उसके बाद से इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये सेना का कोई नया प्लेटफॉर्म है, क्या सेना अब ट्रैक्टर को भी आर्मर्ड करके यूज कर रही है। लेकिन ये मिस्ट्री काफी देर तक नहीं रही और बहुत जल्दी इसको रिवील कर दिया गया। दरअसल इसकी सत्यता ये है कि ये ट्रैक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बिलोंग करता है, और ये कोई नया इनोवेशन नहीं है, बल्कि काफी लंबे समय से बीएसएफ इन ट्रैक्टर्स को यूज करती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बेसिकली सीमा से निकटवर्ती जो फार्म फील्ड है, यानी खेत है, वहाँ पर इसका यूज होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो सीमा के निकटवर्ती इलाके हैं, यहाँ पर जो गोलीबारी की घटनाएं हैं वो होती रहती है। और ऐसे में जो फार्मिंग होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। तो इन्हीं रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये जो फार्मिंग का पूरा रोल है वो इन ट्रैक्टर्स की सहायता से पूरा किया जाता है, और बीएसएफ काफ़ी लंबे समय से इनको ऑपरेट भी करती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता जा रहा है, इस पर नई नई रिपोर्ट्स भी सामने आती जा रही हैं। फिर चाहे वो इसके कॉस्ट को लेकर के हो, या फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन को लेकर हो। और हाल ही में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारत ने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट फेज है, इसको एक्सीलरेट किया है। और बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी इशू किया है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट फर्म्स को कोलैबोरेट करने के लिए इनवाइट किया गया है, जो कि जॉइंट वेंचर पार्टनर के तौर पर कोलैबोरेट करेगी। और अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की बात माने तो इसी वर्ष 2025 की शुरुआत में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था। और इसके लिए एचएएल का कहना है कि वो तकरीबन 4 कंपनियों को यहाँ पर सिलेक्ट करने वाली है। जी हाँ, ये जो प्रपोज जॉइंट वेंचर है, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 4 अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करेगी, पार्टनरशिप करेगी, और इनको जो इक्वल स्टेक है वो मिलेंगे। इस पूरे प्रोग्राम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 50% शेयर्स होंगे, जबकि इन 4 में से प्रत्येक पार्टनर्स के पास 12.5% के जो शेयर स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और इनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिसका निर्वहन इनको करना होगा। और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि एमका का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट करना। हालांकि ये सारी चीज़ें हमें एमका मार्क 2 में ज़्यादा इफेक्टिवली अप्लाइड होती दिखाई पड़ेंगी। अगर हम जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उनकी बात माने तो यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ के तरफ से कुछ स्पेसिफिक असाइनमेंट है जो दिए जाएंगे, या यूँ कह लें कुछ स्पेसिफिक वर्क है वो दिए जाएंगे, और प्रत्येक पार्टनर को उन्हें पूरा करना होगा। अगर हम वर्क पैकेज 1 की बात करें तो इसमें जो कंपनियां होंगी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो फुली इक्विप्ड जो फ्रंट फ्यूजलाज है और लैंडिंग गियर्स असेंबली है उनको सप्लाई करेंगे। वर्क पैकेज 2 में जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी उसके अंतर्गत फुली इक्विप्ड सेंटर फ्यूजलाज, एयर इनटेक, एलरॉन असेंबली जो है उनके द्वारा सप्लाई की जाएगी। वर्क पैकेज 3 में फुली इक्विप्ड रियर फ्यूजलाज, हॉरिजॉन्टल टेल, फ्लैपरॉन और फ्लैप असेंबली जो है वो सप्लाई की जाएंगी। और वर्क पैकेज 4 में जो फुली इक्विप्ड विंग है और वर्टिकल टेल असेंबली है, ये इनकी तरफ से सप्लाई की जाएगी। माना जा रहा है कि कार्य क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटने का फायदा ये होगा कि किसी प्रकार की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर नहीं होगी, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मैनर में जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा, और तय किए गए समय के हिसाब से जो एमका है वो डिलीवर किए जा सकेंगे।
देखिए, एमका की बात करें तो मार्क 1 में भले ही ये चीज़ें हमें उतनी इफेक्टिव वे में आती दिखाई ना पड़े, लेकिन जो मार्क 2 वेरिएंट होगा उसका प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट होने वाला है। और इसके लिए सिर्फ यहाँ पर इकलौता ये कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि नासिक प्रोडक्शन लाइन एक प्राइम प्रोडक्शन फैसिलिटी के तौर पर वर्क करेगी, जहाँ पर एमका का जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। और आगे चल के बेंगलुरु जो असेंबली है, यहाँ पर भी जो कार्य है इसको संलग्न किया जाएगा। प्रयास एक ही होगा, उद्देश्य एक ही होगा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को फास्ट करना और भारत को अधिक से अधिक संख्या में जो एयरक्राफ्ट है वो प्रदान करवाना। और इस इनिशिएटिव की काफ़ी तारीफ भी हो रही है। दोस्तों, जब भी स्टेल्थ फाइटर की बात होती है तो उसमें हम लोगों को इनकी कैपेबिलिटी के बारे में तो पता होता है, लेकिन जब इनके रखरखाव की बात होती है तो हम सब आमतौर पर सुनते हैं कि इनका रखरखाव काफ़ी महंगा पड़ता है और रखरखाव करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन डीआरडीओ की यहाँ पर तारीफ की जाएगी कि एक तरफ जहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ कुछ क्रिटिकल जो एरिया है उन पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है, ताकि आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और इसी क्रम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, और ये ब्रेक थ्रू होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने में। और ये काम किया जाएगा स्पेशलाइज्ड केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस के अंतर्गत, जो कि एमका को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। अब अगर हम कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरफ देखें तो वो बेसिकली रूटीन वॉशिंग और अपकीप पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आपको पता है कि स्टेल्थ कोटिंग यूज होंगी, जो कि यूनिक अप्रोच की डिमांड करेंगी, ताकि उनकी जो लॉन्गेविटी है और इफेक्टिवनेस है वो मेंटेन रहे। और इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए डीआरडीओ ने कुछ नया काम किया है। दरअसल डीआरडीओ ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रखरखाव के लिए जो विशेष मेथड्स हैं इनको विकसित किया है, ताकि जो रडार क्रॉस सेक्शन को बनाने वाले फीचर्स हैं, जिसमें हमें एयरफ्रेम शेपिंग और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, इनका बचाव किया जा सके। और ये जो स्टेल्थ कोटिंग है ये काफ़ी क्रिटिकल होती है एनिमी के रडार डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए, और इनकी केयर करना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये सिर्फ आपको नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस से प्राप्त नहीं होगा, और इसके लिए डीआरडीओ का जो नया केमिकल हैंडलिंग सिस्टम है ये यहाँ पर काम करेगा, जो कि उन्होंने अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया है। इसको इस प्रकार से इंजीनियर किया गया है कि ये जो एमका की स्टेल्थ कोटिंग है इनका रखरखाव करेगा और इंश्योर करेगा कि रिगरस टेस्टिंग और ऑपरेशनल यूज के बाद भी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है एयरक्राफ्ट की वो मेंटेन रहे और उनका रखरखाव भी काफ़ी आसानी के साथ हो सके। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि डीआरडीओ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, जहाँ पर एमका के साथ साथ उनके लिए ज़रूरी जो उपकरण है, ज़रूरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको रखरखाव के लिए जो ज़रूरी होती हैं वो भी विकसित की जा रही हैं। अगली अपडेट में बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका अब भारत को लेकर काफ़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स अभी कंफर्म कर चुकी हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने में अमेरिका के कई बड़े अधिकारियों का भारत दौरा हो सकता है, और इनमें से अधिकतर जो अधिकारी हैं वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित होंगे, और वो अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ जो डिफेंस डील है इनको लेकर चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि इस समय अमेरिका भारत के साथ अलग अलग सिस्टम, जिसमें स्ट्राइकर और जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनको लेकर बात कर रहा है। और फाइटर जेट्स की बात करें तो एमआरएफए के अंतर्गत F-21 और F-15EX को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बात चल रही है। वहीं FGFA के लिए जो F-35 लाइटनिंग 2 है इसको भी कंसीडर किया जा रहा है, और इन सभी विषयों पर जो बातचीत है भारत अमेरिका के बीच में हो सकती है। और भारत अपने जो समस्या है जेट इंजन को लेकर के वो भी यहाँ पर उठाएगा, और इसके लिए जो जरूरी सोल्यूशन है वो प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यानी आने वाले 1 से 2 महीने भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।